चले तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का दिल्ली से दिल से कॉन्क्लेव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सीधे वहीं हम लिए चलते हैं, आगे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास प्रेरणादायक और एक ऐसे मंच पर जहां आज दिल्ली की आवाज को हम सुनने वाले हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई दीपिका ओझा एक्सटेंड माय वार्म एंड हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज का मंच तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली ये वो शहर है जहां पर एक अलग एहसास है। देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करने वाला ये शहर है और इसी राजधानी में आज जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का मंच सजकर तैयार हो गया है, जिसका नाम है दिल्ली दिल से कॉन्क्लेव। और आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम हर उस आवाज को आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं। और इसीलिए इस मंच के जरिए राजनीति से जुड़े हुए तमाम दिग्गज आप सभी के बीच में आएंगे, जिनसे जन सरोकार से जुड़े हुए, आपकी आवाज से जुड़े हुए उन सभी सवालों के जवाब आज हम तराशने की प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। सभी व्यापारियों से और तमाम उन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करेंगे और हर एक पहलुओं पर बात करेंगे। दिल्ली, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये राजनीति का बड़ा केंद्र है और यहीं से पूरे देश के लिए बड़े और कड़े फैसले लिए जाते हैं। इट्स अ फीलिंग, ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दिल्ली में दिल से दिल तक का सफर भी तय होता है। और इसीलिए दिल्ली दिल से के आज इस अद्भुत मंच के जरिए सत्ता हो या फिर विपक्ष, हर एक आवाज से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो अब बिना देर किए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अब मैं परिचय करवाऊंगी आपको कि आपके बीच में सबसे पहली आवाज कौन आने वाली है, जिससे आपका सरोकार कराएंगे, उनसे कड़े सवाल भी पूछेंगे और आपके उन सवालों के जवाब तराशने की कोशिश करेंगे। हम सभी के बीच में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी। एक बार पहले जोरदार तालियां हो जाएं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ भारद्वाज जी को स्टेज पर। उसी के साथ साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए और स्वागत करें सौरभ भारद्वाज जी का और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, क्योंकि जितनी मजबूती से सत्ता पक्ष का दायित्व होता है, विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। और अब विपक्ष की भूमिका क्या रहने वाली है और इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे मैं और मेरे सहयोगी धर्मराज। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी धर्म, आप स्टेज पर आएं। और इसी के साथ अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है, उतनी ही बड़ी भूमिका किसी भी राज्य में विपक्ष की होती है। विपक्ष जिस तरह से बुलंदी से जनता की आवाज बनता है, तभी सत्ता पक्ष पर दबाव बनता है और ऐसे फैसले लिए जाते हैं जब कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि सरकार को अपने फैसलों को बदलना पड़ता है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि दिल्ली की राजनीति में उतार चढ़ाव किस तरह से आए हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आवाज बुलंद की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की जो यात्रा रही है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू धर्म। शुक्रिया दीपिका और सौरभ जी, वेलकम। थैंक यू, आपने मौका निकाला सर। शुरुआत इसी पॉइंट पे करेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए ये साल जो शुरुआत इस साल की रही, अच्छी नहीं रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस वक्त विपक्ष के रोल में है। सर, इश्यूज बहुत हैं दिल्ली में जिनको दिल्ली के लोग एड्रेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या उन इश्यूज को विपक्ष में होने के नाते एड्रेस कर पा रही है? क्योंकि हम उस आम आदमी पार्टी को जानते हैं जो 2011-12 में सड़कों पर थी। वो आम आदमी पार्टी क्या उसी रूप में आज है जब आपने एक बार उस रोल में आने के बाद अब सत्ता पक्ष में आते हैं और सत्ता में रहने के एक लंबे वक्त तक सत्ता में रहे, फिर अब पक्ष में हैं? तो आम आदमी पार्टी के लिए विपक्ष में एक विपक्ष की पार्टी की तरह काम करना ये पहला एक्सपीरियंस है। हम लोग 10 साल सत्ता में रहे हैं, मगर अब 2012-13 से
2025 अलग इसलिए क्योंकि जब हम 2012 में अपनी बात कहते थे तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, हमें नहीं मालूम था कि असल वजह किस समस्या की क्या है। मगर अब जब हम एक विपक्ष के रूप में अपनी बात कहते हैं तो हम सॉल्यूशन बेस्ड बात कहते हैं। मसलन अगर हम ये आरोप लगाते हैं दिल्ली की सरकार पर कि आपकी वजह से जगह जगह जलभराव हो रहा है, तो हम उनको एक सॉल्यूशन भी देते हैं कि हाई कोर्ट ने पिछले साल ही आदेश दिए हैं कि जहां भी डिसिल्टिंग हो रही है, नालों से गाद निकालने का काम हो रहा है, उसकी एक थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट का भी मानना था कि ये सारी की सारी डिसिल्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ज़्यादातर कागज़ों पे होती हैं, तो आप इसको कीजिए। जैसे जब हम की बढ़ी हुई फीस के ऊपर सरकार से कहते हैं कि जो आपने नया कानून बनाया उस कानून का फ़ायदा सिर्फ स्कूल मालिकों को हो रहा है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ है वो कानून। उस कानून के बनने से अब लगातार प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी और ये कानून उसको एक कानूनी जामा पहना देगा। तो हम उसका सल्यूशन भी दे रहे हैं कि आपने जो 15% पेरेंट्स की लिमिट रखी है कि 15% पेरेंट्स होंगे तभी स्कूल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, इस लिमिट को आप हटाइए। इसमें हम ये भी कहते हैं कि आपने एक कमेटी बना दी जिसमें 5 पेरेंट्स रख दिए और 5 ही स्कूल के लोग रख दिए, तो पेरेंट्स को आप बढ़ाइए ताकि पेरेंट्स की आवाज़ जो है स्कूल की कमेटी में बढ़े, वरना तो स्कूल वाले फीस हर साल बढ़ा लेंगे। तो मुझे लगता है कि फ़र्क ये है कि अब हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड विपक्ष हैं। हम सरकार को एक सकारात्मक जो है अपनी तरफ से राय भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं। मानना ना मानना उनकी मर्जी है। जब मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे थे तो हमने उनको याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी थी कि कोई भी सुविधा जो लोगों के लिए बनाई गई है उसको बंद नहीं किया जाएगा। और जब आप 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात करते हैं तो इससे लोगों को असुविधा होगी, ये काम मत करिए। तो हम एक सुझाव दे रहे हैं, अब मानना ना मानना इनकी मर्जी। सौरभ जी, इसमें एक पॉइंट तो ये भी है, आपने कहा कि हम उनको सुझाव दे रहे हैं, मानना ना मानना उनका अधिकार क्षेत्र है। तो क्या, जैसे मैं शुरुआत से ही आता हूँ, जब सत्ता में आई उस वक्त स्कूल फीस को लेकर बड़े इश्यूज हुए, कई जगहों पर बच्चों को स्कूल में बंद कर दिया गया। अप्रैल मई के महीने में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, पेरेंट्स सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में है, बहुत गैंग्स सक्रिय हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ जल भराव वाला इशू जिसको आपने एड्रेस किया। अभी पोल्यूशन का इशू 2 महीने के बाद आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। अभी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, ये भी एक प्रॉब्लम एड्रेस करने वाली है। तो मोटे तौर पर क्या विपक्ष नाते आप लोग सिर्फ सरकार को उस चीज को एड्रेस करवाएंगे या आप लोग फोर्स करेंगे कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, इसको करो? देखिए, आज का मैं आपको उदाहरण दूंगा। आज से हमने पूरी दिल्ली में कैंपेन शुरू किया, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ, कि आज से हर विधानसभा में किसी एक प्राइवेट स्कूल के बाहर हमारे कार्यकर्ता पेरेंट्स को एक पर्चा बांट रहे हैं जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि जो नया फीस का कानून दिल्ली सरकार लेके आई है वो कैसे एंटी मिडिल क्लास है। मैं खुद गया हुआ था, मैं पर्चे बांट के आया हूँ और आज से हम रोज़ पर्चे बांटेंगे। मगर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं आपको बताऊं, और ये पूरे हमारे प्रजातंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है। 3 पेरेंट्स मुझे मिले जिन्होंने कहा कि साहब आप ठीक कर तो रहे हैं मगर इससे होगा क्या। मैंने कहा, अरे सरकार को अपनी बात कहेंगे? कह रहे वो भी ठीक है मगर उससे क्या होगा, ये सुनेंगे क्या किसी की? ये जो आज उदासीनता आ गई है ना जनता के अंदर कि सरकार क्या हमारी सुनेगी, ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है। जब जनता को ये महसूस होने लगे कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये अब हमारी सुनना बंद कर चुके हैं, तो उनका देश की सरकारों में और इस पूरी की पूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर विश्वास कम होने लग जाता है। इसका मुझे खतरा लगता है। हम ग्राउंड पे उतरेंगे, जैसे झुग्गियों के ऊपर आपने देखा, सरकार बनने से पहले किसी और का नहीं, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान। कहीं पे भी अगर झुग्गी टूटेगी तो पहले उनको मकान दिया जाएगा, फिर झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। जैसे ही सत्ता में आए, अगले दिन, 2-3 दिन में नहीं, अगले ही दिन
वजीरपुर के अंदर इन्होंने झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। मद्रासी कैंप के अंदर इन्होंने 800 झुग्गियां तोड़ दी। बवाना के अंदर इन 300 झुग्गियों के अंदर आग लगवाई गई और फिर झुग्गियों को बुलडोजर से चला दिया गया। और पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने में इन्होंने करीब करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के सर पे से छत उजाड़ दी। हमने पूरा आंदोलन शुरू किया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जैसे पत्रकार साथियों से आवाज उठवाई। उसके बाद हम एक एक झुग्गी में हम लोगों ने जाके वहाँ पे पब्लिक से बात की, प्रचार किया, पर्चे बांटे। मैं खुद, मुझे लगता है 30-40 जगह खुद गया, पैदल गया। और पिछले महीने हमने जंतर मंतर पे हजारों लोग इकट्ठे किए। और देखिए, वो जनता का प्रेशर था और मीडिया का प्रेशर था। उस दिन के बाद आप देखिए दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूटना बंद हुई। लेकिन सर वो तो कहते हैं, जो आपके विपक्ष वाले दोस्त हैं, हाँ, वो कहते हैं कि आप लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया, और जो एक्शन हो रहा है उसमें 2 तर्क उनके होते हैं सर। पहला कि हम कुछ नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री लगातार कहती रही एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा झुग्गी नहीं टूटेगी। और जहां कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के ऑर्डर पे हो रही है, तो वहां पर तो हम बेबस हैं। तो 2 आरोप है। पहली चीज तो बचाव में अपनी मुद्रा में कहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट ने कहा तो हम करवा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा कि आम आदमी पार्टी यानी आप लोगों ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भर दिया, तो उनको तो निकाला जाएगा। अब मैं रेखा जी के बारे में नहीं जानता कि उन्होंने भूगोल कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे आपने पक्का पढ़ा है, मैं आपको जानता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली का कौन सा बॉर्डर ऐसा है जो बांग्लादेश या म्यांमार से जुड़ता हो, मुझे बताएं। रेखा जी समझा दें तो हम ये देख लें कि इस बॉर्डर से जो है बांग्लादेशी आ रहे हैं। अगर बांग्लादेशी आएगा, पहले तो वो बंगाल में घुसेगा, फिर बिहार में घुसेगा, फिर उत्तर प्रदेश में घुसेगा, फिर जाके दिल्ली में आएगा। अगर बंगाल की सरकार इनकी नहीं भी सुन रही, बॉर्डर पे बीएसएफ तो इन्हीं की है, केंद्र सरकार की है, और आज से नहीं 11 साल से है। हमारी सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री बन गए थे मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 मई में या जून में, मई में। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है 2015 की फरवरी में। तो हमसे पहले तो मोदी जी चौकीदार बन गए थे देश के। उनके हाथ में बीएसएफ आ गई थी, उनके हाथ में बॉर्डर की सुरक्षा आ गई थी। उसके बाद पहले तो इनकी बीएसएफ ने उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जाने दिया बंगाल के बॉर्डर से। फिर इनकी बिहार में, तब से इनकी ही सरकार है, इनकी बिहार की सरकार ने भी जाने दिया। फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जाने दिया। और फिर इन्हीं की दिल्ली में पुलिस है। पुलिस भी केजरीवाल जी के पास क्या है? केजरीवाल जी के पास क्या है? एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड है। इसके अंदर पुलिस कहाँ है? दिल्ली की पुलिस भी इनके पास है। तो भैया, तुम्हारे राज्यों की पुलिस तुम्हारी सो रही थी, बीएसएफ तुम्हारी सो रही थी, और केजरीवाल ने बसा दिया। कैसे बसा दिया? कोई मतलब, कोई लॉजिक हो, कोई तर्क हो, सिर्फ कुतर्कों से काम नहीं चलता। दूसरी बात, ये सारे के सारे अगर बांग्लादेशी हैं, मैं मान लेता हूं, ये 1 लाख लोग इन्होंने जो उजाड़े बांग्लादेशी हैं, तो उजाड़ के छोड़ दिए कि अब तुम उजड़ के अब तुम कहीं और बस जाओ। अरे फिर तो तुम 1 लाख लोगों को शिप में बिठा के उनको बंगाल की खाड़ी में जाके छोड़ के आओ। छोड़ कैसे दिया तुमने उनको? समझ रहे आप बात को? तो ये जो कुतर्क, दूसरी बात इन्होंने बोली कोर्ट की। कोर्ट कौन गया? मैं तो नहीं गया, आप भी नहीं गए। गरीब झुग्गी वालों के खिलाफ आपकी केंद्र सरकार कोर्ट जा रही है। एक गरीब आदमी बेचारा, वो बर्तन मांजती है और जिसकी बीवी खुद वो कहीं पे जो है प्रेस करता है, जो है कपड़े धोता है, धोबी है। लेकिन सौरभ जी, तो जब ये कार्रवाई की जा रही थी जी, तो स्पष्टीकरण ये भी आया कि ऐसी जगहों पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, अगर सीवर के ऊपर झुग्गियां बनी हुई हैं, जहां अवैध तरीके से बनी हुई हैं, वहां पर कार्रवाई हो रही है, गलत तरीके से नहीं हटाया जा रहा है। मैं यही बता रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी 2 मुंह से बात करती है। एक मुंह कहता है नहीं हम नहीं कर रहे कार्रवाई, दूसरा कहता है सही हो रही है, ये कोर्ट की वजह से हो रही है, ये इसलिए हो रही है। और व्हाट्सएप पे ये भी भेजते हैं, अरे अच्छा कर रहे हैं हम, मोदी जी करा रहे हैं, रोहिंग्याओं को भगा रहे हैं। तो कुतर्क क्यों दे रहे हो तुम? तो ये 2 मुंह से बात करने की जो पूरी शैली है, ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं है। एक मुंह से कहते हैं गांधी बहुत महान थे, महात्मा गांधी की समाधि पे जाएंगे। दूसरे मुंह से कहते हैं महात्मा गांधी जो है इन्होंने नहीं दिलवाई हमें आज़ादी,
इन्होंने तो देश का विभाजन कराया, इनको तो ठीक ही मारा। ये भी कहते हैं वाजपेयी कि इनको ठीक मारा गया। तो दो मुंह से बात करने वाली जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। कोर्ट में गई रेलवे, कोर्ट में गई डीडीए, कोर्ट में गई एलएनडीओ। अब केंद्र सरकार उस बेचारी गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली जो किसी के घर में बर्तन मांज के पेट पालती है, उसके खिलाफ तुम कोर्ट में जाओगे, वो कैसे लड़ेगी तुम्हारे खिलाफ? अच्छा मुद्दा आपने उठाया, दो मुंह वाली बात। अब इसी पर मेरा आपसे सवाल रहेगा। आम आदमी पार्टी के लिए हर कोई जानता है कि जन आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और एक लंबा कार्यकाल भी आप लोगों ने दिल्ली में बिताया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता तक कनेक्ट करने में इन 10 सालों में कुछ ऐसी कमी रह गई, या जो हम कहें कि जनता की आवाज़ बनने के लिए अब जो आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स आप मानते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अब जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं तो एक आरोप ये भी है कि आपकी पार्टी के सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर अगर नाम लूँ वो गायब हैं। इन आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं जितना उनको 2-3 दशकों में जाना हूँ, वो आदमी खाली नहीं बैठ सकते। आप ये समझ लो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। 8 तारीख को रिजल्ट आए चुनाव हारने के। 8 तारीख को थोड़ी देर वो हमारे साथ बैठे, बातचीत हुई, सब हुआ। 9 तारीख को सुबह से वो पंजाब, गोवा और गुजरात पे काम कर रहे हैं। 9 तारीख सुबह 6 बजे से बाकायदा कागज़ लेके इसको बुला लो, उसको बुला लो। उनके पास टाइम नहीं है मिलने का छोटी मोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं उनके यहाँ जाता हूँ, कभी गुजरात के लिए लोग बैठे होते हैं, कभी पंजाब के लिए लोग बैठे होते हैं, गोवा के लिए बैठे होते हैं, कभी सोशल मीडिया टीम बैठी होती है। अरविंद केजरीवाल लगातार पार्टी को एक्सपैंड करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके अंदर 3 ध्येय हैं अरविंद केजरीवाल जी के जिस पे वो काम कर रहे हैं। पहला, गोवा के अंदर पार्टी को एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरा, गुजरात के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं। और तीसरा, पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं उनको थोड़ा देखभाल कर रहे हैं। और पंजाब की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता, एक्सपेंशन हर एक पार्टी करती है, लेकिन जिस राज्य ने आपको बनाया, जिस राज्य ने आपकी पार्टी को उठाया, क्या उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कम ध्यान दिया जा रहा है? दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा कहा जाए, दिल्ली का बेटा कहा था अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, ऐसा है, जब झुग्गी झोपड़ी वाला मुद्दा हुआ तो अरविंद जी ने हमें बुलाया, हमें बोला कि भाई ये बहुत जो है क्रूअल है। मतलब आप सोचो, कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली औरत 20 साल से 25 साल से रह रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे आसपास के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो किसी के घर में बर्तन मांजती है, पति कहीं पे नौकरी करता है, आप उसके सर से छत हटा दो, क्या होगा उसके बच्चों का? सड़क पे आ जाएंगे, पढ़ाई बंद हो जाएगी, कल को क्या बनेंगे वो? तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। पूरी रूपरेखा बनाई, हम लोग गली गली गए, झुग्गी झुग्गी गए, मीटिंग करी, बड़ा आंदोलन किया। अरविंद जी आए। आज स्कूल का जो हमने पर्चा तक बांटा है, मैं आपको बताता हूँ, पर्चा भी उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऐसे काटो, ये लाइन जोड़ो, ऐसा करो। एक एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है। मगर हाँ, इतना है कि पब्लिक अपीयरेंसेस कम है, ओवरऑल कम है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे पब्लिक अपीयरेंसेस होती थी। अब आप एक अपोजिशन के अंदर हैं, ऐसे मौके कम हैं कि जहाँ पे अब आप जाके अपीयरेंसेस करें। अब छोटी मोटी जो है प्राइवेट अपीयरेंसेस उनकी कहीं कहीं दिखती हैं। तो ये है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब सही समय आएगा आपको वो दिल्ली में भी दिखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में भी। आपको लग रहा होगा राष्ट्रीय राजनीति में भी कम उठाते हैं मुद्दे, क्योंकि बिल्कुल फोकस्ड आदमी है। जहाँ फोकस है उनका, मैंने आपको बता दी, यहाँ पे फोकस है। नहीं, आपने कहा कि पार्टी के एक्सपेंशन की बात है, बिहार भी प्लान कर रहे हैं आप लोग? अब मैं आपको ना 2 तरीके से बताता हूँ। पार्टी, एक तो हमारा जो स्टेट कैडर होता है, कुछ उसकी एस्पिरेशंस भी होती हैं। अग्री। तो अब क्या है, पार्टी थोड़ा सा इस चीज़ को लेके फ्लेक्सिबल हुई है। कहीं पे स्टेट कैडर का बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना है, तो पीएसी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे आप लड़ लो, ठीक है। पार्टी अपने नेशनल लीडरशिप को थोड़ा बहुत भेज देगी, मगर अरविंद केजरीवाल अपना टाइम उसमें बहुत इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल स्पेसिफिक उनको पीएसी की तरफ से टारगेट दे देंगे, आप अपना
यहाँ पे, जैसे यूपी है, यूपी में स्पेसिफिक पीएसी ने संजय सिंह जी को जिम्मेदारी दी है कि भाई आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करिए। दिल्ली में हमें कहा गया है, ठीक है। ऐसे ही पंजाब है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब को जो है वहाँ की जिम्मेदारी दी गई। गोवा के अंदर गोपाल राय, दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरीके से है। और कुछ जगह हैं जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी पर्सनली उन 3-4 स्टेट्स को मॉनिटर कर रहे हैं डायरेक्ट। उसमें गोवा हो गया, हमारा गुजरात हो गया, हमारा ये पंजाब हो गया। अच्छा, जब बिहार का जिक्र किया है अभी मेरे सहयोगी ने, तो उसमें मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी। इंडिया गठबंधन में आप भी हिस्सा रहे हैं। आप जिस तरह से कुछ एक दल जो बिहार में वोटर्स को लेकर इस वक्त हम देख रहे हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो अगर बिहार के लिए कुछ प्लानिंग है तो क्या उसमें आम आदमी पार्टी आने वाले समय में नजर आने वाली है? वोटर्स को लेकर इस मुद्दे पर क्या आपकी भी सहभागिता रहने वाली है, और इस मुद्दे को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और आप लोग जानते होंगे, नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। 5 फरवरी को चुनाव था दिल्ली में। दिसंबर और जनवरी के अंदर दर्जनों प्रेस वार्ताएं हैं हमारी, दर्जनों। नहीं, मेरा सवाल यही था आपसे, जिसमें हमने लेकिन मैंने ये एक सवाल मैं ऐड कर देता हूँ आप कि जब अरविंद जी दिल्ली में बात कर रहे थे तो सिर्फ अरविंद जी की आवाज़ थी जी। अब देखिए उसी को राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसको आवाज़ दे रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो जब कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर इशू में, आई डोंट नो उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन जब एक आवाज़ आ रही है तो जब एक पर्टिकुलर स्पेस से आती है तो विपक्ष की आवाज़ कलेक्टिव नहीं होती है। आज वो कलेक्टिव, आपको लगता है कि अगर अरविंद जी की आवाज़ के साथ उस वक्त जो आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो मिल गया होता तो शायद ये लड़ाई व्यापक होती और दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती? बिल्कुल। और ये इसलिए क्योंकि कई बार बड़ी पार्टियां छोटा दिल रखती हैं। अगर बड़ी पार्टी दिल बड़ा कर ले तो बड़ी बुलंदियों पर पहुंच सकती है, मगर जब आप दिल ही छोटा रखोगे तो उसमें किस किस को समाओगे? दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, हम भी लड़ रहे थे, भाजपा भी लड़ रही थी। और नई दिल्ली में संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे। बाकायदा एविडेंस के साथ हमने प्रेस वार्ता करके बताया कि अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 1,46,000 के करीब वोट थे, उसमें करीब 40,000 वोट काट के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1,06,000 वोट छोड़े। पहले तो वो काट दिए नवंबर तक, और उसमें भी पेट नहीं भरा तो अलग अलग फिक्टिशियस लोगों से झूठे एप्लीकेशन डलवा के करीब 10,500 वोट और बढ़वाने की एप्लीकेशन आई और 6,500 वोट कटवाने की एप्लीकेशन आई। तो क्या मेरी पास एक बात सुन लीजिए, जिन लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आई उन लोगों को हमने सामने खड़े करके दिखा दिया, वो कह रहे हैं हमने ये एप्लीकेशन दी नहीं। नई दिल्ली के चुनाव में प्रवेश वर्मा खुल्लम खुल्ला कैमरे में 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे थे और कह रहे थे मैं अगर एमएलए बन गया तो मैं 5 साल तक हर महीने 1100 रुपए दूंगा और वोट बीजेपी को देना है। अब इससे ज्यादा ओपन भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? जूते बांट रहे थे, वोट बीजेपी को देना। सोने की चेन बांटी गई, बेडशीट बांटी गई, साड़ी बांटी गई, पैसा बांट के शाही लगाई गई, सब कुछ तो हुआ। मगर उस वक्त जब हम शोर मचा रहे थे तब कांग्रेस चुप थी। मगर आज ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारे साथ किया, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी छोटी है मगर हमारा दिल बड़ा है। मतलब तब अगर हाथ में ला लिए होते तो तस्वीर कुछ और हमें देखने को मिलती दिल्ली में। बिल्कुल। अब आप ये सोचिए ना कि आज आप प्रेस वार्ता करते हैं, आप नाम लेते हैं कर्नाटका का, आप नाम लेते हैं हरियाणा का, आप नाम लेते हैं महाराष्ट्र का, आप दिल्ली का नाम लेने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि आपको इस चीज़ की खुशी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, चाहे बीजेपी जीत गई। ये खुशी क्यों है कांग्रेस को? नहीं होनी चाहिए थी ना। हमें तो नहीं होती कहीं पे खुशी कि भाई अगर ये कहीं पे लड़े, जैसे अगर ये हरियाणा में लड़े, हम भी लड़े, मगर हमें इस बात का बहुत कष्ट है कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें फिर भी थोड़ी सी सांत्वना रहती कि चलो ये जीत गए। मगर इन्होंने खुशियां मनाई। इन्होंने कितना पैसा खर्च किया चुनाव में? कैश 44 करोड़ रुपए कांग्रेस ने कैश खर्च किया। आप सोचिए,
कौन है जो 44 करोड़ रुपए कांग्रेस को कैश देगा? इलेक्शन कमीशन में जो हमने अपनी तीनों पार्टियों ने जो अपना हलफनामा दिया है उसमें बताया है कि आम आदमी पार्टी जो 10 साल से सरकार बना रही है उसको कैश डोनेशन आया 2000 रुपये, बीजेपी को कैश डोनेशन आया 0, और कांग्रेस जो 000 ला रही है विधानसभा में उसको कैश डोनेशन कितना आया दिल्ली में? 44 करोड़ रुपए। कोई 44 करोड़ रुपए देगा इनको? और 2000 रुपए से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते किसी पार्टी को। तो 44 करोड़ रुपए के लिए कितने लाखों लोगों ने उन्होंने 2-2 हजार रुपए दिए? कहां से आ गए? जाहिर सी बात है वो पैसा कहां से आया वो सबको समझ में। लेकिन इन आरोपों पर जाएंगे तो हमने देखा है कि ए टीम और बी टीम वाले आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी इसी के इर्द गिर्द राजनीति। एक खबर दे दीजिए हमें। आपने कहा हरियाणा में आपको को दुख हुआ कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बना ली, और कितने सीटों पे बात अटकी थी? कितना आप मांग रहे थे वो देने को तैयार नहीं थे? देखिए मैं उस वक्त इस डिस्कशन में नहीं था, राघव डिस्कशन कर रहे थे। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ। राघव इसका डिस्कशन कर रहे थे और उनकी तरफ से एक नाम है, मेरे नाम से निकल रहा है, जो बाद में एम्स में एडमिट हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी बाद में। और जितनी सीटों पे कांग्रेस ने कहा हम इतनी दे सकते हैं, हमने वो भी मान लिया कि ठीक है आप इतना दे दीजिए। उसके बाद कांग्रेस इनकम्युनिकेडो हो गया, उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक तबका था जो नहीं चाहता था हरियाणा में अलायंस हो। ये मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। कांग्रेस में एक पावर सेंटर था जो कांग्रेस का हमसे हरियाणा में अलायंस नहीं होना देना चाहता था, और वो उसके अंदर जो है वो लोग सफल हुए। सौरभ जी आखिरी सवाल, यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है आपका? अभी तो कोई खास नहीं चल रहा, मैं 1 महीने से नहीं चला रहा हूँ। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। शुरू में मेरा अच्छा चल रहा था, बट अब क्या है कि मेरे को थोड़ा सा काम मिला हुआ है यहाँ पे, तो मैं उसकी वीडियोस कम बना पा रहा हूँ, बट कुछ दिनों में दोबारा शुरू करूंगा। सौरभ जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आखिर एक ख्याल कैसे आया? जैसे ही चुनाव हारे तो सबको उम्मीद होती है कि भाई उनका नेता जो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे, सक्रिय रहे, आपने एकदम से चैनल की अनाउंसमेंट की बेरोजगार नेता। पहला तो आप बेरोजगार नहीं, क्योंकि दिल्ली की कमान आपके हाथ में है। वो तो अब आ गई ना मेरे पास। जैसे मैं 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद तो मैं बेरोजगार ही था, ठीक है। भारत में मंत्री बेरोजगार? हाँ बड़ी बात है। में मंत्री अब मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि हमने मिडिल क्लास लोगों को राजनीति करने लायक छोड़ा ही नहीं, ठीक है। आप सोचिए कि क्यों ऐसा है कि बहुत धनाढ्य लोग ही राजनीति में आ रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो जो लगातार आती रहे, जिसमें आपको जाना भी ना पड़े, आप लगातार पॉलिटिक्स करते रहो, सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। ये एक षड्यंत्र किया गया है पूरे भारत के अंदर ताकि आम मिडिल क्लास लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए या उनको सिर्फ दरी बिछाने लायक रखा जाए। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो तभी तक सस्टेन कर सकता है जब तक उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है, उसको कोई सैलरी आ रही है। आपकी सैलरी बंद हो गई तो आपके लिए तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारी पॉलिटिक्स में आज भी नहीं है, और इसीलिए सब राजनेताओं को कुछ ना कुछ सस्टेनेबल इनकम जनरेट करनी पड़ती है। तो मैंने यूट्यूब से सोचा कि करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब से तो बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। अब इतना नहीं आ रहा है वैसे यूट्यूब पे, मैंने देखा पैसा। आप लोग चर्चित लोग हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सौरभ भारद्वाज जी, आपने वक्त निकाला, और आपको शुभकामनाएं आपके भविष्य के राजनीतिक जर्नी के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण होता है, मेरी नज़र में विपक्ष उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसको आप बखूबी निर्वहन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज जी हमारे इस मंच में आने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। एक बार मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। और देखिए जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर एक दल की आवाज़ सुनी जाए, और यही हमारा प्रयास रहा है। मैं एक बार फिर से हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि स्टेज पर आकर सौरभ भारद्वाज जी को सम्मानित करें।
और ये वो नेता हैं जो दिल्ली की कमान इस वक्त संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिसने 10 सालों तक दिल्ली की सत्ता में काबिज होकर दिल्ली की सेवा की है, लेकिन अब उन्हें दिल्ली की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करके इन मुद्दों को समझने के लिए विचार और सवाल करने का हमने प्रयास किया है। इसी के साथ साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का एक खास मंच दिल्ली दिल से कॉन्क्लेव आप सभी के लिए आज ये मंच लेकर आया है, जहां पर आपकी आवाज़, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए आपके सवाल उठाएंगे। और इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर्स किया है क्यूटी लोड्स टेक एंड ट्रांसिट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, विक्टर पुशन क्वाड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, इंटरफेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, आर्था इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आरकेसी बनाना, सतारकर शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, तावर्श होम अप्लायंसेस, साई सेवा संस्थान और बलदेव जी एक सहारा, ये सभी हमारे आज इस सफल आयोजन के स्पॉन्सर्स हैं। कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और इसी तरह दिल्ली के राजनेताओं की आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे, दिल्ली के उद्यमियों की आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे और दिल्ली की उन शख्सियत से भी बातचीत करके हर पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी एक ऐसी तस्वीर कैसे सामने आ रही है जिसको मिलकर हम सब बुलंद कर रहे हैं।